नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज हम मैराथन क्लास में फिर से आ गए हैं, मतलब एक और सब्जेक्ट को लेकर। आज से बीएड फर्स्ट ईयर की जो मैराथन क्लास है ना, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, इस सब्जेक्ट के हम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है सभी टॉपिक्स को समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। इसके बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दे देगा, आएगा यहीं से। ठीक है, बाकी देखो, मैं पढ़ा रही हूँ आपको एक पीडीएफ से। ये हिंदी मीडियम का है, 44 पेजेस का पीडीएफ है। ठीक है, और ये है 47 पेजेस का इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनको डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं लगती है आपको कि मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत है, मुझे पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी मैं वीडियो में सारा दिखाऊंगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप खुद से समझ लोगे ना चीज़ें तो 100% लिख पाओगे। ठीक है, बस क्लास के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलना। और देखो, मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि टीचर की तरह पढ़ाऊंगी ना तो थोड़ी बुकिश और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी, वो फ्रेंड होता है ना जो एग्जाम से थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले या एग्जाम की सुबह पढ़ाता है, फटाफट टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट बता देता है ताकि आप लिख सको एग्जाम में, तो वो कोशिश रहेगी। समझ रहे हो, फटाफट हम जल्दी में बहुत बढ़िया सिलेबस कवर करें। ठीक है, बाकी पीडीएफ की नीड लगती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा बुक से और पीडीएफ से पढ़ने में, नोट से पढ़ने में कितना दिन रात का अंतर होता है। चलिए, ये है पहला सब्जेक्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछा है कॉन्सेप्ट, फिर पूछे हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड उसके बाद पूछे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर आ गया ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। टोटल चार चीजें होंगी। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन में चारों चीजें तो आएंगी नहीं, कोई तीन यहाँ से जनरली पूछ लेगा। ठीक है, बट कौन सी तीन आ जाए नहीं पता है तो सब कुछ ही समझेंगे। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का ये समझो। ग्रोथ जो है ये सिर्फ शारीरिक रूप से है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल यानी कि सिर्फ शारीरिक रूप से जो हमारे अंदर, बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं, जैसे उसके कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मस्तिष्क हड्डियों अंगों का विकास होना, हाथ का साइज बड़ा होना, पैरों का बड़ा होना। ठीक है, तो ये सब आता है वृद्धि में यानी कि ग्रोथ में। सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पे, शारीरिक, शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं। अब बात करें विकास की, विकास में देखो शारीरिक ही नहीं है, सिर्फ शारीरिक नहीं है, फिजिकल तो है, साथ में मेंटल, सोशल, इमोशनल यानी कि सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और भी अन्य प्रकार के, हर प्रकार का यहाँ पे जो विकास, मतलब कि बच्चे के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब विकास का पार्ट है, वो सब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अगर मैं बोलूँ ये सर्कल डेवलपमेंट का है यानी कि विकास का है, ठीक है, तो इसमें से इतना सा हिस्सा ग्रोथ का है। समझ रहे हो चीजें, अगर ये सर्कल पूरा डेवलपमेंट का है तो इतना पार्ट ये ग्रोथ का है, जिसमें सिर्फ फिजिकल की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा मेंटल भी है, इमोशनल भी है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। समझ रहे हो, तो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बड़ी अच्छी डेफिनेशन है एल के फ्रैंक के द्वारा दी गई। द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि शारीरिक रूप से कोई भी परिवर्तन आ रही हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और देखो ये ग्रोथ जो है ना, ऐसा नहीं है ये पूरे जीवन भर चलेगी। ये एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के अंत में खत्म हो जाएगी, यानी कि 18-19 साल तक एक बच्चा बढ़ता है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। इसको बोला जाता है माँ के गर्भ से
कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, समझ रहे हो? वॉर्म टू टोम्ब, वोम्ब यानी कि माँ की कोख, और तोम्ब यानी कि कब्र। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। अब ये इसके कुछ देखो, इसको ग्रोथ जो है इसको नापा तोला जा सकता है। डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव, नापा तोला भी जा सकता है, पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिर्फ फील किया जाता है। जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, वो फील किया जा सकता है, नापा तोला नहीं जा सकता। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, लेकिन डेवलपमेंट यानी कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। ठीक है, बाकी एक बार देखो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, एक एक चीज बताऊंगी तो फिर मैराथन किस बात की। तो आपको क्या करना है, एक बार इस यहाँ से रीडिंग जरूर देनी है। ठीक है, मैं स्क्रॉल करते हुए चलूंगी। क्लियर है डेवलपमेंट का और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट? इस फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होते हैं भाई एग्जाम में बनाने। ठीक है, फ्लो चार्ट हमें कभी नहीं एग्जाम में छोड़ने। ठीक है, अब आते हैं सिद्धांत पे, यानी कि प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, दोनों की दर एक समान नहीं है, पैटर्न की एक रूपता, विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एक एक करके अब इनको समझेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है, देखो ग्रोथ के नहीं आते हैं कभी भी प्रिंसिपल्स, ग्रोथ के नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, हमेशा डेवलपमेंट के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ डेवलपमेंट के ही करेंगे। ये कंटिन्यूस है, चलता रहता है पूरे जीवन भर। ठीक है, ऐसा नहीं है रुक जाएगा, एक टाइम पे आके चलता रहेगा। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें ना कुछ फिक्स्ड, मतलब जैसे अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट्स, पहले हाथ की मूवमेंट शुरू करता है ऐसे, मेरे को देखना है इस वक्त, फिर वो फिंगर्स की मूवमेंट शुरू करता है। यानी कि पहले जनरल चीजें सीख रहा है, सामान्य है, उससे विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक की ओर। ये पैटर्न रहता है धीरे धीरे। ठीक है, इसे बोलते हैं ये मतलब देखो पहले हाथ हिलाना सीखा, फिर उंगली हिलाने सीखा, फिर दोनों को साथ में कर पा रहा है। ठीक है, पहले जब हाथ हिला पा रहा था उंगली नहीं हिला पा रहा था, उंगली हिला रहा था तो हाथ नहीं हिला पा रहा था। धीरे धीरे उसने सीखा, दोनों चीजें साथ करने लग गया। तो ये हुआ इंटीग्रेशन, दोनों चीजों को साथ में करना। ठीक है, ऐसे ही पैरों के साथ। ठीक है, बच्चा जब खड़ा हो रहा होता है बिल्कुल ऐसे हो जाता है, हिल भी नहीं पाता कि मैं गिर ना जाऊं, मतलब उसको रिफ्लेक्सेस उसके कुछ ऐसे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्माइल भी करता है जब चलता है। ठीक है, फिर डांस भी करने लगता है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, एकीकरण। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट एरिया। देखो अ पर्सन मे हैव हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, बट मे नॉट हैव द सेम पेस ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये देखो गति हर चीज की सेम नहीं होगी, कि जिस हिसाब से फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसी हिसाब से मेंटल होगा। ठीक है, कोई सब अपनी अपनी पेस से चलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब शिशु बढ़ता है, इन्फेंट जब बढ़ता है बच्चा, तो वो ना मतलब उसका शारीरिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है शुरू के 2 साल तक। 0 to 2 ईयर सबसे तेजी से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो आंखें हिलाना सीखता है, पैर हिलाना, थोड़ा थोड़ा बैबल करना, ऐसे बोलना, ये सब सीखता है, सबसे तेजी से गति से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पीरियड आता है जिसमें मेंटल डेवलपमेंट तेजी से होगा, एक में सोशल होता है। ठीक है, तो ये मतलब आगे पीछे ऐसे जरूरी नहीं है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है तो उस वक्त मेंटल डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा होगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पेस है हर टाइप के डेवलपमेंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो भाई, कोई भी दो इंसान, बच्चे, कोई भी एक जैसे नहीं होते। ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, दो ट्विंस भी होंगे ना, उनकी शक्ल सेम होगी, डिटो, पर उनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं उनके व्यवहार में। एक शांत होगा, एक गुस्से वाला होगा, या एक ज्यादा गुस्से वाला, एक कम गुस्से वाला होगा, या फलाना ढिमकाना, बहुत अंतर होते हैं।
दो ट्विंस भी कभी एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट अपने हिसाब से होता है। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, वो बोलती यार सुषमा के बच्चे ने तो बोलना सीख लिया है, मेरा बच्चा तो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा, जबकि हमारी जो डिलीवरी है वो आगे पीछे 15 दिन के आसपास ही हुई थी। ऐसा क्यों भाई? हर बच्चे का ना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा लेट बोलना सीखे, हो सकता है वो लेट चलना सीखे, जरूरी ऐसा कोई टाइम तो नहीं है ना कि 1 साल में बच्चा बैठना सीख ही जाएगा। ऐसा कोई आगे पीछे चलता रहता है, कोई 1.5 महीने का बोलना सीखता है, कोई 2.5 साल में सीखता है ये काम, कोई मतलब बोलना चलना बैठना उठना। हर बच्चा अपने हिसाब से, कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि जिस दिन 40 दिन का हुआ उस दिन ये काम सीख जाएगा, नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में है। ठीक है, next is principle of uniformity pattern. Although development does not proceed on a uniform rate and shows marked individual concern, the process and outcome of various stages of development, it follows a definite pattern. जैसे देखो, एक definite pattern होता है, एक पेरिफेरल होता है। जो बच्चे का विकास है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, एक बच्चा बना रही हूँ मैं यहाँ, ये बच्चा है, ठीक है, छोटा मानना है इसको, छोटा छोटा सा बच्चा बनाया मैंने। ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और देखो, जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं उनसे सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, ये बच्चे के हाथ है, मतलब ऐसे ये सेंटर की तरफ होगा, ऊपर से ऐसे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, मतलब पहले हाथों का मूवमेंट सीख रहा है बच्चा, फिर पैरों का सीखता है। ठीक है, पहले गर्दन हिलाना सीखेगा क्योंकि ऊपर से नीचे विकास हो रहा है। तो ये कुछ डेफिनेट पैटर्न्स भी होते हैं जो आप हर इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बाकी देखो प्रिंसिपल्स तो और भी हैं। ठीक है, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, यही मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, सेफलोडोकल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, कि सेंट्रल बॉडी पार्ट से आउटवर्ड्स की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ये रहा, फुट से हेड टू फुट और टो, हेड से फुट और टो की तरफ। ठीक है, और सेंट्रल बॉडी पार्ट से पेरिफेरल एरियाज पे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का जो है तरीका रहता है मोटर स्किल्स का। ठीक है, तो यहाँ से सारे नहीं करने हैं, कोई 6 या 5 कर लेना। ठीक है, हिंदी में ऑलरेडी 5 दिए हुए हैं, सिर्फ ये 5 कर लेना। ठीक है, अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, जिससे भाई डेवलपमेंट जो है, ये रहा, यही बच्चा मैं ऊपर बनाना चाह रही थी, हेड से टो तक और सेंट्रल बॉडी पार्ट से पेरिफेरल एरियाज तक। ठीक है, इसको, ये जो सेंटर से बाहर तक है ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, और ये जो हेड से टो तक है ये सेफलोडोकल है। ठीक है, चलो, अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, यानी कि ऐसे कारक जो प्रभाव डालते हैं विकास पे, तो देखो दो हैं, एक तो आनुवांशिक और दूसरा पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, और दूसरा है एनवायरमेंट। देखो हेरिडिटी तो हमें पता है, जो हमें जीन्स मिले हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, जो जीन्स मिले हैं, एक सेकेंड, जो हमें जीन्स मिले हैं हमारे पेरेंट्स से वो तो सेम रहेंगे, जैसे हेयर कलर, आईज का कलर, हाइट जनरली पेरेंट्स की ज्यादा होती है तो बच्चे की भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, बच्चा माँ बाप पे ही जाएगा ऑब्वियसली, राइट। हेलो, रूम के बाहर ना काफी शोर हो रहा है, तो प्लीज एक बार देख लो। ओके, हाँ जी, आगे है पर्यावरण कारक। ठीक है, पहला है, आज ना एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं है,
उसमें बैटरी नहीं थी और मुझे मैराथन जो है वो फटाफट करनी थी, सो थोड़ा सा नॉइजी पीछे हो सकता है। ट्राई कि मैं जितना शांत रख सकूं, सो प्लीज मैनेज। ठीक है। पर्यावरण कारक है फर्स्ट, जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थिति। ठीक है, मतलब देखो कैसे हालात रहे हैं, ठीक है, बचपन के। दूसरा है पोषण। आपने देखा होगा कई बच्चे जिनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है तो उनको एनीमिया हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। ठीक है, जनरली जो बच्चे आप देखोगे स्लम एरियाज में रहते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। अगला है शारीरिक विकास तथा रोग। ठीक है, कुपोषण होगा तो शारीरिक विकास में बाधा आती है। ठीक है, या कोई रोग हो गया हो बच्चे को, जैसे कई बच्चों को मैं बताती हूँ नमूनिया हो जाता है बचपन में ही, और उस वजह से ना वो वीक ही रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो गई। अगर सोचो कोविड का टाइम आ गया तो उस टाइम पे किसी बच्चे को ही कोविड हो गया तो उसकी इम्यूनिटी रहेगी जीवन भर कुछ ना कुछ वीक। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि। देखो आईक्यू लेवल। ठीक है, कुछ जैसे देखो इंटेलिजेंट हो गया, स्लो लर्नर हो गया। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्यों बोलते हैं हम? गिफ्टेड मतलब जिनका आईक्यू बहुत बढ़िया होता है, जो 6 7 क्लास में एक क्लास आगे चल रहे होते हैं, आगे के चीजें कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा, उनको गिफ्टेड इसलिए बोला जाता है कि भाई भगवान की देन है ये बच्चे, तो आईक्यू नॉर्मल से ज्यादा इनका है। तो बुद्धि प्रभाव डालता है। ऐसे ही स्लो बच्चे भी होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो इस पे बुद्धि एक सबसे ज्यादा विकास पे को प्रभाव करने वाला कारक है। ठीक है, और ये चीज बचपन में भी पता चल जाती है। ठीक है, देखो बहुत दादियाँ नानियाँ होती है ना, वो बता देती है, और एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ना ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं इस पे ज्यादा टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे ना पूरा आपका आगे जो है सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आगे बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा अब एक कितने हो गए, 1 2 3 4, आसान आसान करेंगे। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ठीक है, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। देखो एक बच्चा जो पॉश एरिया में रहता है और एक बच्चा जो स्लम एरिया में रहता है, उन दोनों का जो डेवलपमेंट है वो अलग होगा, आदतें अलग होंगी, कंफर्ट जोन अलग होगा, लाइफस्टाइल अलग होगा। ठीक है, ये एग्जांपल चाहो तो लिख देना। इकोनॉमिक हो गया, जिसके एक बच्चा जो रिच है और एक बच्चा जो पुअर है। रिच वाले के पास ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी, एसी में सोता होगा, जो गरीब है वो नहीं सोता होगा, मे बी उसको लाइट ही नसीब ना होती हो या सिर्फ पंखे में सोता हो। तो इस तरीके की डेवलपमेंट पे देखो इन ये चीजें असर बिल्कुल डालेगी। उसको मे भी पेट भरा खाना भी ना मिल रहा हो, 2 टाइम का मिलता हो, और उसके पास इतना हो कि वो फीड करते रहते हैं उसको सब। ये सच्चाई है और आज के टाइम की। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारक है जो प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा, अंतः स्त्रीवी ग्रंथि, भौतिक पर्यावरण, ये कुछ और भी हैं, चाहो तो लिख लेना। हिंदी में ये हो गए लव एंड अफेक्शन, फैमिली, सोशो इकोनॉमिक, फूड, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, हेल्थ एंड एक्सरसाइज, सेक्स, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। इसमें सेक्स वाले पॉइंट में ये लिखना है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मेल है, लड़का है, तो वो उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब लड़के जनरली 13 14 साल में प्यूबर्टी अटेन करते हैं। ठीक है, और गर्ल्स फीमेल्स जो हैं वो 11 12 साल में कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूबर्टी वाला डालना है, डेवलपमेंट भी सेक्स के हिसाब से जल्दी और बाद में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, इनमें देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वही पॉइंट्स को थोड़ा सा घुमा के लिखना है। ठीक है, हम एजुकेशन में क्या करेंगे भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमें पता चल गया, तो हर टीचर ये देख के पढ़ाए कि भाई हर बच्चा होशियार नहीं होगा, हर बच्चा मंदबुद्धि नहीं होगा। हमें सबके हिसाब से जो है अपनी क्लास का पढ़ाने का तरीका, टीचिंग लर्निंग का डिजाइन करना है। दूसरा है, हमें पता है डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, चलती रहेगी।
ठीक है। और बच्चे के एज और लेवल के हिसाब से देखते हुए हमें हर टाइप के, ये नहीं कि बच्चों का सिर्फ स्कूल आए हैं तो मेंटल डेवलपमेंट पे ही हम फोकस कर रहे हैं, नहीं। हम बच्चे के शारीरिक, आपने देखा होगा एक्टिविटीज वगैरह होती हैं स्कूल में, इमोशनल, सोशल, ठीक है, जैसे सोशल एक्टिविटी होगी, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, ठीक है। तो ये सब इसलिए ही होती है ताकि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबल है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ठीक है। हम बच्चे के सिटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, इन सब चीजों से पता लगा सकते हैं कि वो आगे, मतलब बेसिकली किस टाइम पे क्या करेगा। जैसे नानी दादियां बता देती है कि ये तो अभी बचपन से ही पैर बहुत चला रहा है, देखना ये आगे जाके ना जल्दी चलना सीख जाएगा, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो हमें पता है जैसे मोटर एक्टिविटीज भी हम बच्चे को सिखाते हैं तो पहले जनरल सिखाएंगे, फिर बाद में हम जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली, थोड़ी डिफिकल्ट वाली इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा पहले बच्चों को डॉटेड लाइंस पे लिखना सिखाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें खुद से लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीजें, होल्डिंग द पेंसिल, ठीक है, या और भी चीज हो गई बहुत ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट एरियाज डेवलप टुगेदर। बिल्कुल, हमारा जो सारे टाइप का डेवलपमेंट है ये साथ में चल रहा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये तेजी से हो रहा है तो ये भी हो, पर चल साथ रहा होता है। पेस सबकी, मतलब गति अपनी अपनी होती है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से अफेक्ट होता है, तो हम हमेशा देखो पेरेंट्स को और इन सबको समझाते हैं जो बच्चे के इर्द गिर्द है, अच्छी भाषा का उपयोग करो, बच्चा स्ट्रेस में ना आए, उसको प्यार दो, सपोर्ट दो। टीचर्स भी स्कूल में यही क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये और कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेना। बेसिकली हर जगह ना 6-7 पॉइंट्स इतने ही लिखो, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा इसलिए आपको जो आसान लगते हैं आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका हार्मोन वाला, मेल फीमेल वाला, इसमें सेक्स बेसिस पे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। प्यूबर्टी वाला कि लड़कियां 11-12 साल में प्यूबर्टी अटेन करती हैं और लड़के 13-14 साल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है जीन पियाजे की थ्योरी। देखो सबसे पहले तो ये जान लो, जीन पियाजे को ना चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का फादर माना जाता है। ही इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। कोई भी एग्जाम दे रहे हो टीचिंग से संबंधित, आपको जीन पियाजे का क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता। चाहे गवर्नमेंट जॉब का टीचिंग एग्जाम हो, आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो किसी भी स्टेट का, या सेंट्रल लेवल पे सी टेट हो गया, बीएड का एग्जाम हो गया, हर जगह जीन पियाजे का क्वेश्चन आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, समझ रहे हो। तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट से, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इनका जन्म 1886 में हुआ था, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत काम किया, ठीक है। इनका ऑब्वियसली देखो चाइल्ड साइकोलॉजी में दिलचस्पी थी तो उसी की पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल बातें होगी। और जीन पियाजे ने ना, इनकी सबसे खास बात, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, उनके डेवलपमेंट पैटर्न्स को देखा था और उसी पे इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी। ये इनकी सबसे अहम बात है, ठीक है। चलिए एक बार इनके इंटरनेट पे देख लेना, 3 या 4 बच्चे थे, एक बार आप चेक कर लेना कितने थे, ठीक है, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब इन्होंने कुछ स्टेजेस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये 4 स्टेजेस। इसका फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल, देन स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था,
औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ठीक है, अब कौन सी कब तक होती है? तो देखो ये 0 to 2 years। आई थिंक इसमें इंग्लिश में काफी अच्छा फ्लो चार्ट है, ये रहा, ये इंग्लिश में फ्लो चार्ट है, काफी अच्छा है। ऐसा बनाना हिंदी में भी। ठीक है, ये 4 स्टेजेस के नाम तो लिखे ही हैं हिंदी में, जो सबसे अहम है। इनको हमें डिस्क्राइब नहीं करना है, बस फ्लो चार्ट में डाल दो अगर डालने का मन है तो। ठीक है, ये इतना, इनको डिस्क्राइब नहीं करना। हम डिस्क्राइब करेंगे ये वाली स्टेज 1, 2, 3 और 4, क्योंकि मेन यही है। बाकी तो देखो अंदर जाओगे तो बहुत डीप में आंसर चला जाएगा, इतनी की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे जनरल 4 स्टेजेस पूछी हुई है, तो हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। पहली स्टेज है 0 to 2 years। लिखते जाना जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे, 0 to 2 years। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चा बहुत छोटा होता है। इस टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत तेजी से होता है। ठीक है, जो भी मैं बातें बता रही हूँ ये सारी पियाजे जी ने बताई है अपनी स्टेज में। ठीक है, और फर्दर जो है इन स्टेजेस को 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। याद कर पाते हो कि किस स्टेज में क्या है तो लिख देना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस यही लिखो, पहली स्टेज है जिसपे फिजिकल डेवलपमेंट बहुत गति से होता है। 0 to 2 years तक है ये स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चा जो है देखो सक करता है अपना अंगूठे को। ठीक है, वो धीरे धीरे खाना खाना शुरू करता है। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उसके डेवलप होते हैं। ठीक है, जो भी बातें आपको एक बच्चे के बारे में पता है ना, वही लिखनी है। घर में कोई बच्चा होगा, उसको छोटे से बड़ा होता देखा होगा, आपका खुद का बच्चा हो, बहुत सारी मैरिड वुमेन्स जो हैं, तो वही बातें लिखनी है। पियाजे जी ने कोई दुनिया से हटके बातें नहीं बताई, वही बातें बताई। ठीक है, ऑब्जर्व किया और एक थ्योरी बनाई। ठीक है, तो जो बातें इन्होंने बताई है वो आपने खुद भी अपने इर्द गिर्द कोई बच्चा देखा होगा ना, छोटे से बड़ा होता, वो आपको भी पता होंगी। तो वो ही बातें यहाँ पे लिखनी है। क्लियर है? बच्चा अपने थोड़े मूवमेंट्स करने सीखता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। यानी कि देखो उसके जो सेंस ऑर्गन्स है उनसे वो मतलब उसको दुनिया का ज्ञान होता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, सुनना, मतलब टच करना हो गया, देखना, ये सब। ठीक है, पियाजे ने इस काल को सेंसरी मोटर स्टेज बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंसेस इंक्लूड है और बच्चा मोटर डेवलपमेंट करनी सीखता है, यानी कि वो बैठना सीख जाता है। ठीक है, वो गुड़लिया चलना, क्रॉलिंग जिसे बोलते हैं, वो करना बच्चा सीख जाता है। तो ऐसे करके काफी चीजें बच्चा सीख रहा है। अंगूठा मुंह में ले लेता है, चूसने की प्रक्रिया बच्चा शुरू करता है, सकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य प्रक्रिया हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। ठीक है, बाकी एक बार रीड करोगे तो मैंने इतनी इजी नोट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, बहुत इजीली आप कर पाओगे। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल तक होती है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। इस स्टेज में देखो बच्चा स्कूल भी जाता है। ठीक है, फॉर्मल स्कूल भी जाने लगता है, प्ले स्कूल का भी पार्ट है यहाँ पे। एंड स्कूल एज आप इसको एक तरह से बोल कर सकते हो। बच्चे का यहाँ पे देखो सोसाइटी से सोशल डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। ठीक है, वो फ्रेंड्स बनाने लगता है बच्चा, समाज के संपर्क में ज्यादा तेजी से आता है। एंड टॉयलेट हैबिट्स जो होती है बच्चे की, वो भी इसी एज में डेवलप होती हैं कि खुद से सुसु पॉटी जाना। ठीक है, वरना इससे पहले वाली स्टेज तक वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। टॉयलेट ट्रेनिंग अब यहाँ पे उसकी होती है। ठीक है, जैसे ही वो 2 साल का होने लगता है। ठीक है, क्लियर? भाषा बोलनी सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का होता है। जो भी भाषा घर पे बोली जाती है उसकी मदर टंग, उसमें वो बात
कर पाता है। ठीक है, चलो तीसरा है स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। इसको हम लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। 7 से 11 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं प्लीज अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाओ। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस स्टेज पे बच्चा जो है वो लॉजिकल डिसीजंस लेने लगता है। उसको सही और गलत के बीच अंतर पता लग जाता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे मोर मैच्योर हो जाता है और प्रॉपर मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा एडल्ट लाइक बन जाता है, मतलब बड़ों की तरह थोड़ा व्यवहार भी करना लगेगा। ठीक है, उसको फैशन की सेंस आ जाती है। समझ रहे हो? अब इससे पहले वाली स्टेज पे ना बच्चा ईगो सेंट्रिक था, पर यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और वो फ्रेंड्स वगैरह इस स्टेज पे भी बनाता है, स्कूल भी जा रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका तेजी से होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इस उम्र के लिए, जो आपकी तीसरी स्टेज है, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। आप ये सब बातें लिखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 12 साल से वही आपका 18 साल तक, 17 18 18 19। ठीक है, बेसिकली 12 से एडल्टहुड तक, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं बन जाता। ठीक है, तो रफली 12 से 18 ही मान के चलो। ये किशोरावस्था एडोलेसेंस की एज है। यहाँ पे ना बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं। उनको उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि भाई इस टाइम पे बच्चों को मतलब बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको हैंडल करना है। इस टाइम पे बच्चे के अंदर प्यूबर्टी अटेन वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एग्रेसिवनेस आती है बच्चे के अंदर, इमोशनली वो डिसबैलेंस होना शुरू होता है। तो उसको प्यार से हैंडल करना है स्टेज पे, गुस्से से नहीं। गुस्से से पेरेंट्स करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। बहुत जरूरी है बच्चे को सही तरीके से इस टाइम पे हैंडल किया जाए। पेरेंट्स को अक्सर एडवाइस किया जाता है इस स्टेज पे ना बच्चे का दोस्त बनो। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा नहीं दिखानी है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। समझ रहे हो चीजें? यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। कोई प्रॉब्लम है उनके पास, वो उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे ट्रायल्स करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है, वो सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर इस टाइम पे आ जाती है। सही गलत में तो वो बिल्कुल अच्छे से भेदभाव कर पाता है। इस स्टेज पे बच्चे करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, एक करियर को लेके फोकस्ड हो जाते हैं अपने। ठीक है, आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, एक बढ़िया लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, सूझबूझ बढ़िया आ जाती है। ठीक है, वो डिड्यूस कर पाते हैं रीजनिंग, मतलब कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो दे कैन डिडक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। राइट, मतलब बातों के अर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है। क्लियर? पियाजे की थ्योरी क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब फटाफट करेंगे थोड़ा ना। अब है एरिक्सन के सामाजिक और भावनात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है,
एरिक्सन की जो थ्योरी है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, इसे समझेंगे। एरिक्सन देखो एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइको एनालिस्ट भी थे, जिनको बेसिकली हम जानते हैं उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्योरीज के लिए, ठीक है। इनका एक बहुत फेमस टर्म है जो इन्होंने कॉइन किया था, मतलब ये लेकर आए थे दुनिया के सामने, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। कई बार जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना किसी टीचिंग एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि बताओ आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म जो है ये किसने कॉइन किया था, किसने जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलो, according to Erikson, development of an individual is the result of his interaction. मतलब जो एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन रहता है उसके इर्द गिर्द सोशल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, बर्थ से लेके शुरुआती दिनों से ही, वो जो है एक बंदे के डेवलपमेंट में बहुत असर डालता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट put him under specific pressure or conflict by making specific demands at the different stages। वो कहते हैं कि हर स्टेज पे, मतलब जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो हर स्टेज पे उसकी जो है अलग अलग स्पेसिफिक नीड्स होती हैं सोसाइटी से, ठीक है। अब वो क्या है वो देखते हैं। तो देखो ये टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिक्सन का मतलब मेन कच्चा चिट्ठा इसी में है। ये टेबल आपने समझ लिया, आप पूरी थ्योरी को अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का चार्ट है, फिर एक एक करके एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में, एक टेबल के फॉर्म में है, ठीक है। पहली है इन्फेंसी स्टेज, जो 0 से 18 मंथ्स तक होती है। इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ये, जो दुविधा बच्चे के अंदर चल रही होती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट है फीडिंग एंड कंफर्ट, ठीक है। क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इज माई वर्ल्ड सेफ, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है अंदर। यहाँ पे बच्चा जो है एक डेवलप करता है सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी केयर एंड अफेक्शन, लैक ऑफ दिस लीड्स टू मिसट्रस्ट। अब देखो, मम्मी के पास बच्चा ना हमेशा गोदी में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? उसे पता है मम्मी उसे डराएगी नहीं, कुची कुची नहीं करेगी। जबकि औरों के पास वो क्या करते हैं, उछालने लगते हैं, ठीक है। वो डर जाता है बच्चा, आपने जनरली देखा होगा, औरों की गोदी में नहीं जाता है, आर्म्स में जाने से बच्चा डरता है। उसको मम्मी पापा या जो उसकी फैमिली होती है जिनके पास वो रहता है इर्द गिर्द, उन्हीं के पास रहना पसंद करता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को वो ही वर्ल्ड, जो उसके वो चार लोग हैं, वो ही सेफ लगते हैं, क्योंकि वो उसे कंफर्ट दिलाते हैं, वो उसको फीड करते हैं। बाकियों पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाता और करना चाहता है, और वहीं पे आपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर दिया, उसको हवा में उछाल दिया या उसको गुस्से में ही मजाक मजाक में डांट दिया, उसके रिएक्शन देखने के लिए, जो अक्सर लोग करते हैं, वहां पे बच्चा आप पे मिसट्रस्ट करेगा, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। तो ये 0 to 18 ईयर्स की बात रही, 18 मंथ्स। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 to 3 ईयर्स है, ठीक है। ये है ऑटोनॉमी वॉज ए शेम एंड डाउट, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग और ड्रेसिंग, ये एक्टिविटीज जो है जनरली बच्चे के अंदर होती है। और क्वेश्चन होता है कैन आई डू थिंग्स बाय माई सेल्फ और ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स। यहाँ पे बच्चा देखो अपने काम अब खुद से करने सीखता है, ठीक है। चिल्ड्रेन डेवलप पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा सेफलोडोकल प्रॉक्सिमोडिस्टल, वो चीजें बच्चा खुद से काम कर पाता है, वो खुद से खाना सीखता है, ठीक है। वो चम्मच से खाएगा तो बोलेगा नहीं मैं खुद से खाऊंगा, वो बहुत गिराएगा, पर उसे खुद से करने में अच्छा लगता है। वो औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, उसको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर बनने की बच्चे में हुड आई रहती है अंदर से, कि भाई मैं खुद ही कर पाऊं सारे काम। और जब उसे सक्सेस मिलता है तो उसे खुशी होती है, और अगर वो फेल हो जाता है वो काम करने में, तो उसके अंदर शेम और अपने आप पे एक डाउट की फीलिंग आ जाती है।
तो इस टाइम पे अगर बच्चा, देखो पेरेंट्स अक्सर करते हैं, उसे स्पून दे देते हैं, वो बहुत खाना गिराएगा और खुद से कुछ खा पाएगा, ठीक है। पर ऐसे में क्या होगा, ही सेटिस्फाइड, उसके अंदर एक सक्सेस की फीलिंग आती है, खुद से काम करके उसको अच्छा लगता है, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, खुद से सुसु पॉटी जा पाना, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, इससे पहले वो बच्चा जो है पहले वाली स्टेज में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था टोटली, वो खुद से कपड़े पहन पाता है, नहा पाता है, तो इस चीज की बच्चे को खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये काम 2 to 3 years अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्री स्कूल, यानी कि 3 to 5 years। यहाँ पे बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन होता है और प्ले करता है बच्चा, मतलब कि एक्सप्लोर हो रहा है बाहरी दुनिया से, ठीक है। बच्चे के मन में जो क्वेश्चन है वो है, एम आई गुड और बैड, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है वो कंट्रोल एंड पावर करता है अपनी एनवायरनमेंट को, ठीक है। थोड़े से जिद्दी भी बच्चे बन जाते हैं इस उम्र में। सक्सेस लीड्स टू पर्पस, ठीक है, मतलब अगर उसने कोई इनिशिएटिव लिया किसी काम में और सक्सेस हो गया तो उसको एक पर्पस मिल जाता है कि हाँ आगे इसे कंटिन्यू करूंगा, अच्छा है। और अगर वो फेल हो गया तो वो एक गिल्ट में चला जाता है कि ये काम मुझसे हुआ क्यों नहीं, क्या मैं बैड बॉय हूँ, ठीक है। गुड गर्ल, बैड बॉय, बैड गर्ल, गुड बॉय, ऐसी इमेज बनाने में भी बच्चे इस स्टेज में लगे रहते हैं। जब भी आप उन्हें बोलो ना यू आर अ गुड गर्ल, खुश हो जाते हैं, ठीक है। चलो, स्कूल एज 6 to 11 years, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, स्कूल एंड एक्टिविटीज, हाउ कैन आई बी गुड, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी इमेज हम बच्चे जो है अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, एक फॉर्मल स्कूल में 6 साल का बच्चा आ जाता है, ठीक है। वो न्यू सोशल एक्सपीरियंसेस करते हैं, एकेडमिक्स भी शुरू हो जाता है, तो एकेडमिक डिमांड्स भी आ जाती है बच्चे की जीवन में, ठीक है। अब सक्सेस लीड्स टू सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। फेलियर लीड्स टू फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी। यहाँ पे बच्चे को सक्सेस मिला तो उसे अच्छा लगता है, वो आगे उस काम को और करेगा, ठीक है, इन्वॉल्व होगा, कॉम्पिटेंस फीलिंग आती है, ठीक है। पर अगर फेल होता है तो उसमें इन्फीरियोरिटी, शेम वाली मतलब भावना आ जाती है कि, या तो जैसे एक बच्चा, लेट सपोज उसको कोई आपने टॉय दिया, ठीक है, अगर वो उसको चला पाया, लेट सपोज रिमोट कंट्रोल कार है, चला पाया तो ठीक है, नहीं कर पा रहा और उसके पापा मम्मी या और कोई कर पा रहा है तो उस टॉय को साइड कर दे, हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं तो अपने से खेल रहा हूँ, बल्कि उसका इंटरेस्ट होगा वहां पे, पर वो कर नहीं पाया तो उसे छोड़ देगा। समझ रहे हो चीजों को। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, 12 से 18 साल की उम्र, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सोशल रिलेशनशिप्स आइडेंटिटी, और बच्चे के अंदर जो क्वेश्चन आता है, हु एम आई एंड वेयर आई एम गोइंग। यहाँ पे बच्चे देखो टीन्स होते हैं, ठीक है, टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर खुद के लिए एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट करना, सेल्फ के लिए सोचना, ठीक है, ये हो जाती है फीलिंग्स। यहाँ पे सक्सेस मिलता है तो दे स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ, फेलियर लीड्स टू रोल कंफ्यूजन एंड वीक सेंस ऑफ वन सेल्फ। अच्छा, बच्चे ना इस स्टेज पे खुद पे भी डाउट करने लग जाते हैं अदरवाइज, समझ रहे हो। और यहाँ पे बच्चे एक जैसे लाइक सपोज बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं, ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, ठीक है, और वो चीज वो नहीं कर पाते तो उनको खुद को वीक लगने लगता है अपने रोल पे कि भाई मैं क्या, मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन या अपने रोल के लिए कंफ्यूजन, आइडेंटिटी मिली तो ओके, वरना रोल कंफ्यूजन उनको होने लगता है कि वाई, मैं क्यों और मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, ठीक है। और इस उम्र में देखो आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं, यही वो स्टेज है जिसमें स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। अब देखो बाकी जो स्टेजेस है वो हमें नहीं करनी है, हमें यहाँ पे हमारा आंसर एंड कर देना है। बाकी जो डाला हुआ है वो नॉलेज के लिए, यहाँ पे आंसर एंड करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम एडल्ट साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे का हमें नहीं लिखना है, आप इसको स्किप करिएगा, ठीक है।
चलिए, एक बार इसके बारे में रीड जरूर करना है थोड़ा थोड़ा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या एडवाइस रहेगी प्लीज पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो परचेज करना। अ, बहुत दिन रात का फर्क होता है बुक से और नोट से पढ़ने में। बुक से जो चीज आपको 1 घंटे में समझ आएगी ना, नोट से वही चीज 15-20 मिनट में करके या मैक्सिमम आधे घंटे में करके खत्म करोगे आप। टाइम बचता है बहुत ज्यादा, चीजें आसानी से समझ आती है, ज्यादा समझ आती है। इस प्राइस पे ये पीडीएफ का प्राइस है, चाहे इंग्लिश मीडियम में लो या हिंदी मीडियम में, इस सब्जेक्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है। एक बार मेरे कहने पे एक सब्जेक्ट में पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा कितना दिन रात का अंतर है। ठीक है, बाकी मैं सारा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं परचेज करना चाहते वो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगली है कॉलबर्ग की थ्योरी। कॉलबर्ग की नैतिक विकास की यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट हम सभी को पता है, नैतिक विकास। ठीक है, अब आप नैतिक का मतलब समझो। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अक्सर वो एक उम्र में आके बहुत नैतिक सिद्धांतों पे चलने लगते हैं। ठीक है, मतलब गलत को गलत, सही को सही, वो दुनिया की परवाह भी नहीं करते कि यार मैं गलत को गलत बोलूंगा तो मेरे को हो सकता है सामने वाला गोली मार दे या मेरे साथ कुछ गलत कर दे। ठीक है, वो सही को सही और गलत को गलत ही बोलेंगे, क्योंकि वो लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो किसी से डरते नहीं है, उनको सही गलत ही दिखता है। आप देखोगे एक बंदा है, अगर वो प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो 80-95 साल का है, तो वो अपने बच्चों में बराबर करता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि भाई इस बच्चे ने मेरा, बाकी बच्चों ने ध्यान नहीं रखा, एक बच्चे ने ज्यादा रखा, तो वो अपना हिस्सा उसको दे देता है, क्योंकि उसे पता है बाकियों ने नहीं किया, इसने किया तो इसको थोड़ा ज्यादा बनता है। समझ रहे हो? तो नैतिक सिद्धांतों पे व्यक्ति चलने लगता है। अब यही चीज बच्चों के हिसाब से देखें तो देखिए, बच्चों को भी हमें सही गलत में भेदभाव करना, ठीक है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, सही चीजों को समझना और गलत चीजों को समझ लेना। जैसे कि एक एग्जांपल, बैड टच को समझ लेना, जिसकी ट्रेनिंग आज के टाइम में बहुत स्कूलों में दी जाती है। तो ये आ गया पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली जिनके साथ वो रूफ शेयर करता है, एक घर में रहता है, रिलेटिव्स की बात नहीं, जिन फैमिली वही है जिसके साथ आप एक छत के नीचे रहते हो, फैमिली की डेफिनेशन यही है। तो उन लोगों की, और बच्चा आप देखोगे जनरली ट्रस्ट भी सबसे ज्यादा उन्हीं पे करता है। तो ये मॉरल डेवलपमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बर्थ के टाइम पे जब बच्चे का जन्म होता है, ना वो मॉरल होता है ना वो इमोरल होता है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल है यहाँ पे बच्चा। पर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिसमें उसकी फैमिली, पेरेंट्स, टीचर्स, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मे बी पियर्स, स्कूल, इन सब के योगदान से बच्चा जो है उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। और बाकी फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं मॉरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, एक चीज और समझो, मॉरल डेवलपमेंट जो है ये ना हर सोसाइटी के हिसाब से अलग भी है। इंडिया में आप देखोगे, किसी को गाली गलौज करते हो आप, ठीक है, तो कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल हो गया है वैसे, रूल के हिसाब से, बुक के हिसाब से तो है, पर यहाँ बहुत चीजें चलती है। ठीक है, रेड लाइट जंप कर दी, कैमरा नहीं लगा, चलती है। ठीक है,
यही यही बोलते हैं सब लोग, अरे चलता है, ठीक है। यही चीज दुबई में करके दिखाओ, अमेरिका में करके दिखाओ, वहां वो छोटी चीज भी क्राइम है। तो ऐसे मॉरल डेवलपमेंट बहुत चीजों में, बहुत एस्पेक्ट्स में सोसाइटी के हिसाब से चेंज भी है उसमें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो, अब कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में यहाँ पे हमने काफी सारे पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, फिर कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अब स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल जो मोरालिटी है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है। बच्चा यहाँ पे मतलब ओबे करता है, ठीक है, चीजों को। क्यों ओबे करता है? पनिशमेंट से बचने के लिए। ठीक है, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अब वो बोलते हैं ना, हम जल्दी से बेटा खाना खा ले, नहीं तो भूत आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो बुलाऊं तेरे पापा को। तो इसलिए ये पनिशमेंट से डरने के लिए बच्चा जो है बात को मान लेता है, ओबे कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड करता है पनिशमेंट को। ठीक है। खुद से अंदर से नहीं मान रहा है वो, कि इज्जत करने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए हो रहा है। अंदर से अभी चाह नहीं आ रही है ओबे करने की। समझ रहे हो चीजें? स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे राइट है पर्सनल गेन एंड फेयर एक्सचेंज। यहाँ पे हम, बच्चा जो है थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। ठीक है, अपने बारे में सोचता है कि मेरा अच्छा किस में है। ठीक है, तो वो चीज बच्चे के अंदर आ जाती है। पर्सनल गेन एंड फेयर एक्सचेंज। ठीक है, अपने आप को मतलब चीजें मिले और एक्सचेंज भी अगर उसको करना है तो वो फेयर एक्सचेंज करेगा। लेट सपोज एक बच्चे के पास 4 टॉफी है, ठीक है, सामने वाले के पास 4 चॉकलेट है, तो ये 2 अपनी देगा। अगर इसने 2 अपनी दी तो ये भी 2 अपनी देगा, तो दो दो एक्सचेंज कर ली। फेयर एक्सचेंज होता है। ठीक है। चलिए, तो ये स्टेज जो है प्री कन्वेंशनल, ये सेल्फ इंटरेस्ट फोकस्ड है। ठीक है, अपना देख रहा है बच्चा इसमें, स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में भी। ठीक है। अब आती है कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि सोशल नॉर्म फोकस्ड। अब यहाँ पे बच्चा जो है सोसाइटी के लिए सोचता है। ठीक है, या सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, वहां पे सेल्फ अपना ही सोच रहा था, बाकी सब इधर उधर अपना सोचना है। ठीक है। अब ये स्टेज 3 है, यहाँ पे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बच्चा बनाता है। इस स्टेज का नाम है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। बीइंग गुड, सोसाइटी में अच्छा बन के रहना है और सबका अप्रूवल चाहिए, ये सब बोलते हैं हाँ ये तो अच्छा बच्चा है। ठीक है, ये फीलिंग बच्चे को चाहिए। ये है स्टेज 3, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, नमस्ते करेगा बच्चा औरों को, हाउ आर यू, हैंड शेक करेगा, किसी ने कुछ पूछा अच्छे से, कोई बोलेगा अरे पोयम सुना दो, सुना देगा। ठीक है, ऐसी वाली स्टेज। ठीक है। अब है स्टेज 4, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे बच्चा रूल्स को ओबे करेगा और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। ठीक है, एक बच्चा है मेरे घर के सामने रहता है, उसकी मम्मी ने ना उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि जैसे ही ऊपर का टैंक भर जाएगा, ठीक है, आपको नीचे जाना है और अपना मोटर का स्विच होता है एक, ठीक है, मतलब वॉल होती है एक, उसको चेंज करना होता है। फिर उससे फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी जाएगा। पहले ऊपर वाला टैंक भरा, फिर नीचे वाला भरा, फिर उसको मोटर बंद करनी होती है। ठीक है, तो वो अपनी ये ड्यूटी को रोज, क्योंकि उसे अच्छा बच्चा कि भाई पापा का काम है ऑफिस जाना, पापा मम्मी की ये हेल्प कराते हैं, मम्मी का काम ये है, मम्मी ऑफिस भी जाती है, घर पे आके काम भी करती हैं, फिर मैं स्कूल भी जाता हूँ, तो मेरा है मम्मी की ये कुछ कुछ काम कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर डेयरी से दूध लेकर आना, दुकान से सामान लेके आना, ये मेरी ड्यूटीज है, तो वो करता है ये।
वो लॉज को ओबे करता है। अगर उसकी मम्मी ने बोला है कि नहीं, आपको हमेशा सीट बेल्ट पहननी है गाड़ी में, तो वो ओबे करेगा उस चीज को। समझ रहे हो? तो अब ये सोसाइटी के लिए बच्चा काम कर रहा है। पहले अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था 2 स्टेजेस में, अब सोसाइटी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल बेस्ड हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ एडल्ट भी बन रहे हैं हम, ऐसा नहीं है बच्चा ही रह रहा है, बढ़ता जा रहा है स्टेज के हिसाब से। एक पर्सन है, अब मैं बच्चा ना बोल के पर्सन बोलूंगी, वही वर्ड ठीक होगा। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, प्रमोटिंग वेलफेयर एंड फेयरनेस। ठीक है। यहाँ पे देखो, हम अपने इंडिविजुअल राइट्स भी जानते हैं, औरों के भी जानते हैं। ठीक है। आप एक स्टेज पे आके ना देखो, 30-40 साल बोल लो, ठीक है, 50 बोल लो, यहाँ पे आके हम अपनी जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। आप देखोगे अक्सर लोग कहते हैं यार मुझे पुलिस पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ना, मेरे को बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, सामने वाला भी जिए, ना मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा ना वो मेरी में। ठीक है। और यार मैंने तो, मेरे को ये चीज मिली थी, मैंने अपने बच्चों को बराबर दे दी। ठीक है। वो यहाँ पे वेलफेयर के लिए काम करता है एक पर्सन, और फेयर हो जाता है अपनी लाइफ में। ठीक है। शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीता है, और जो मोरालिटी है उसमें फेयरनेस रखता है। ठीक है। अब अगली स्टेज, इस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग कॉन्साइंस एंड यूनिवर्सल जस्टिस। ठीक है। बहुत नैतिक स्टेज है, ये सब नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ तक। इस तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है। दिस इज द हाइएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी। ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट, वेयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स सच एज जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। बहुत ज्यादा नैतिक, जो कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, ये सब लोग पहुंच पाए थे, जहां पे उन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को छोड़ के जो है लोगों के हित के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए। कि कोई बात नहीं, हम उसमें मर भी गए, हमारा नाम भी बदनाम हो गया, कोई बात नहीं, पर हम काम करेंगे बढ़िया सोसाइटी के लिए। ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है। तो ये है कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की 3 मोरालिटी पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 6 स्टेजेस हैं इसके अंदर। ये फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना है। ठीक है। आपका सारा आंसर इसी पे टिका होगा, जहां ये फ्लो चार्ट आपने लर्न कर लिया, वहां आप जो है आंसर भी आराम से कर पाओगे। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए एक बार। अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, highlight specific needs and problems of adolescents, describe the role of teacher in shaping the behavior of adolescents। पहले तो देखो एडोलेसेंस वर्ड का एटोमोलॉजिकली क्या मीनिंग होता है, मतलब एटिमोलॉजिकली मतलब ये शब्द आया कहाँ से है, जिस शब्द से आया है उसका क्या मतलब था, इस तरीके से देखना। ठीक है। इसको बोलते हैं एटिमोलॉजिकल। ठीक है। जो एडोलेसेंस वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड एडोलेसेर, इससे डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी, जब हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेज जो है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज है। ना बच्चा है ना बड़ा है, उसके बीच की स्टेज है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। कौन सी उम्र है? 12 साल से लेके 18। ठीक है। किसी किसी बुक में 11, 12 से 18 ऐसे मिलेगी। एक फिक्स नहीं होता इसी दिन बच्चा जिस दिन 12 का हुआ उस दिन एडोलेसेंस बन गया, ऐसे नहीं। सबके थोड़ा डेवलपमेंट है, एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होगा। 11-12 साल की उम्र से लेके 18 तक है। ठीक है। क्लियर है?
यहाँ पे एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, जर्सल के द्वारा दी गई है। एडोलेसेंस इज दैट अमाउंट through that a growing person makes transition from childhood to maturity। चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की ओर जब बच्चा बढ़ रहा है, एक इंडिविजुअल बोलेंगे, बच्चा तो रह नहीं, खैर, उस स्टेज को हम एडोलेसेंस बोल रहे हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स है, देखो इस टाइम पे ना प्यूबर्टी अटेन होती है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया, प्यूबर्टी अटेन होती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, लड़कों में भी लड़कियों में भी, जिससे एक लड़की गर्ल से फीमेल बनती है, एक लड़का बॉय से मेल बनता है। इस वजह से उसकी बॉडी में भी उनकी बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे इस टाइम पे। ठीक है। उनको इसलिए इस स्टेज पे बड़े नाजुक डेलिकेट बोला जाता है, और बहुत ही सही तरीके से हैंडल करना पेरेंट्स का, टीचर्स का काम होता है। ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज के। फिजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास उनका होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है क्योंकि हार्मोनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। इमोशंस एकदम से मूडी, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। ठीक है। एकदम से खुश हैं, आके मम्मी पापा को डांट जाएंगे, चिल्ला जाएंगे, फिर एकदम से ठीक भी हो जाएंगे। कभी एरोगेंट लगेंगे आपको, कभी नहीं लगेंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, बच्चे इस स्टेज पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुद से अपने काम करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं आगे, मतलब बहुत चीजें चल रही होती है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होता है बच्चों का, वो अपनी आइडेंटिटी एक ढूंढते हैं, और हाँ, एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं इस एज में। आप जनरली देखोगे कि हमारे ग्रुप में तो 5 लोग हैं हम, और मम्मी हमारा ग्रुप ना बड़ा फेमस है, आज हमारे ग्रुप ने ये किया, ऐसी करते हैं ये बात। ठीक है। ग्रुपिज्म आ जाता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बच्चों का इस टाइम पे बन जाता है, अरे चलना मम्मी पापा से छुप के चलते, देखी जाएगी, बन जाते हैं ऐसे। अब वो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ा नहीं है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये इस टाइम पे मेच्योर हो जाते हैं काफी, और अपने आप को एडल्ट समझने लगते हैं, क्योंकि एडल्टहुड की ओर बढ़ रहे हैं। तभी बहुत नाजुक स्टेज है, बहुत बढ़िया तरीके से पेरेंट्स को डील करना होगा। ठीक है। और इसी स्टेज पे देखो, पेरेंट्स को बोला जाता है बच्चे का ध्यान रखो, वो किसी सब्सटेंस एब्यूज में ना पड़ जाए, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स। ठीक है। या ड्राइव ना करने लगे, क्योंकि 18 साल तक ड्राइविंग अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही कुछ गलत चीज़ों में ना पड़ जाए, तो पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए बाउंड्रीज, स्ट्रिक्टनेस, एक लिमिट की, सही तरीके की बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब एडोलेसेंस की नीड क्या है, इनको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस स्टेज पे स्पेसिफिकली। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई उसको समझे, तभी पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है इस टाइम पे बच्चे के माँ बाप ना बन के उनके दोस्त बनिए। बी फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड। ठीक है। फिजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से विकास हो रहा है, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ,
बिल्कुल सही। देखो इस क्लासेस में जनरली बच्चे ट्यूशंस लेना, एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी है। जनरली बोला जाता है आप अपना एक फ्रेंड बनाओ, 100 फ्रेंड से अच्छा है एक फ्रेंड जो मुंह पे आपको आपकी कमियां और अच्छी चीजें सब बताए। ठीक है। बच्चा ज्यादा लोगों से बात करे वो अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने मन की चीजें निकालेगा। लोनलीनेस बिल्कुल किसी भी स्टेज में अच्छी नहीं है, और एडोलेसेंस में तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर बच्चा एक ही रूम में कमरे में आइसोलेट हो रखा है तो बहुत खतरे की बात है। पता नहीं वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, या क्या उसके अंदर चल रहा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब वो देखो अब एक ग्रुप का पार्ट होना चाहता है, वो चाहता है एक ग्रुप का पार्ट हो, एक ग्रुप से बिलोंग करे, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे। ठीक है। गाइडेंस सही चाहिए बच्चे को, और एक डायरेक्शन चाहिए, राइट पाथ चाहिए लाइफ में। इंडिपेंडेंस, बिल्कुल वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है। उसके लिए सही डायरेक्शन चाहिए। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए बच्चे को। इस स्टेज पे ना जनरली बच्चे अपना एक सेपरेट रूम भी कि मेरे लिए हो उसका भी डिमांड करने लगते हैं। ठीक है। उसका रीजन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस सारे होते हैं। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हिंदी में मैं एक बार शो करती हूँ। इसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे, एक बार हिंदी में देख लीजिए। परिभाषाएं सारी नहीं लिखनी है। इंग्लिश में तो मुझे एक बहुत बढ़िया मिली गई थी, मैंने वो ही डाली है। हिंदी में यहाँ से कोई भी एक तो लिखनी ही है। ज्यादा से ज्यादा दो लिख देना, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ये जॉसल्ड की लिख सकते हो, काफी अच्छी है। ठीक है। यहाँ लिखा भी है 2 से 3 परिभाषाएं लिखे, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। ठीक है। अब ये कुछ विशेषताएं आ गई। 6 से 8 विशेषताएं लिखनी है, मैंने 17 दी हुई है। आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं बच्चों की, फिर से 6 से 8 लिखनी है, सारी लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल 10 दी हुई है। अब समस्याएं करें। किशोरावस्था की समस्याएं। ठीक है। स्वतंत्रता की समस्या, वो खुद से स्वतंत्र आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहिए बेसिकली। और उनको वो बोलेंगे अरे मम्मी मैं अकेले चला तो जाऊंगा यार, तुम अपने मेरे फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं जाने देती हो, नहीं खाऊंगा मैं बाहर, मेरे को जाने दो। ऐसी फीलिंग आएगी। मैं खुद से स्कूल चला जाऊंगा, मैं खुद वापस आ जाऊंगा, बस नहीं आ रही, वैन नहीं आ रही, सो ऑन। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता बच्चों को चाहिए होती है। फ्रेंड का बर्थडे है, मॉल घूमने जा रहे हैं, समझ रहे हो? आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे बढ़िया तरीके से समझोगे। स्थिरता एवं समंजन की समस्या, इंग्लिश में आते हैं। ठीक है। हिंदी में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन ना हो जाए। पीयर प्रेशर है, बिल्कुल देखो उनके दोस्तों का बहुत प्रेशर रहता है। पीयर प्रेशर में आके बच्चा गलत भी कर सकता है और सही भी। जैसे अगर पीयर ने बोला यार हम सब तो सिगरेट पीते हैं, तू भी पीना, अरे क्या बच्चा है तू, तो पी लेगा। ये दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, सच्चाई दिखाते हैं। तो पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है इस टाइम पे। ठीक है। कुछ जो बच्चे सही संगत में होते हैं उनका, यार तू तो अच्छे मार्क्स लाया नहीं, हम सबके तो देख 90+ आए हैं, तू तो हमारे ग्रुप में नहीं रह सकता है, तो अच्छा पढ़ना शुरू कर। और वो कर नहीं पा रहा है, नहीं लगता उसका, वो मे बी स्कॉलास्टिक में अच्छा ना हो, को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा हो, एकेडमिक्स में ना हो। पीयर प्रेशर में आके बच्चा करता है बहुत चीजें। आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है। मतलब खुद की एक पहचान। इमोशनल टर्मोइल, बिल्कुल उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं इमोशनली जिंदगी में बहुत सारे। अकेडमिक, अकेला भी बच्चा पता है इस टाइम पे बहुत रोता है, अकेले बैठा रहेगा घंटों तक, आइसोलेट हो जाता है कई बार। ये चीजें कॉमन है। एकेडमिक प्रेशर होता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर बन जाता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा फैमिली पे ही जोर दिखाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार जो करते हैं हमसे, हम उन्हीं पे तो जोर दिखाते हैं। तो वो
चीज आ जाती है, तो फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, मम्मी पापा की बात नहीं सुनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगी। इमेज, बॉडी इमेज इश्यूज रहते हैं बच्चे को। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फैशन करते हैं इस टाइम पे, नए कपड़े मांगेंगे, जूते मांगेंगे, अपना हेयर स्टाइल 10 बार, लड़के लड़कियां दोनों बढ़िया हेयर स्टाइल होना चाहिए। लड़कियां अपना फैशन भी शुरू कर देती हैं, लेट सपोज आईब्रोज करवाना, अपर लिप्स करवाना, ठीक है, वैक्स करवाना, ये चीजें शुरू कर देती है क्योंकि बॉडी को लेके एक इंफीरियोरिटी आ जाती है अदरवाइज। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, बिल्कुल बहुत बार बच्चों के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी इस एज पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो गए, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, क्लियर। अगला प्रश्न है पालन पोषण की शैलियां यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल। देखो, हर सोसाइटी में बहुत तरह के पेरेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने 4 मेजर पेरेंटिंग के स्टाइल्स डाले हैं। पहला है इंडल्जेंट, दूसरा है अथॉरिटेरियन, यहाँ से शुरू हुई, ये 1 हो गया, ये 2 अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग और निग्लेक्टफुल, तीसरा हो गया अथॉरिटेटिव पेरेंट्स और फोर्थ हो गया इंडल्जेंट पेरेंट्स। ये 4 टाइप की पेरेंटिंग यहाँ पर है, यानी कि लालन पालन की शैलियाँ, लालन पालन, पालन पोषण, जो भी बोलो, ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखिए अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कौन सी होती है। ये पेरेंटिंग ना बहुत डिमांडिंग होती है, ये पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग होते हैं भाई बच्चों से। इनकी बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन और हाई डिमांड्स होती हैं, पर उसके लिए काम कम, लो रिस्पॉन्सेज। पेरेंट्स ज्यादा वो नहीं करते। पेरेंट्स हु फॉलो दिस स्टाइल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड टू कंप्लाई विद देयर रूल्स विदाउट क्वेश्चन। हमसे बिना कोई क्वेश्चन किए हमारी बात मानो। और बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करे बच्चा, ठीक है, और हमसे बदले में क्वेश्चन भी ना पूछे। अ, जैसे राजघराने के बच्चे होते हैं ना, एग्जाम्पल से समझो, उनका होता है, अगर राजा जी ने बोल दिया बच्चे को कि भाई नहीं कल से तुम हमारे साथ मतलब तलवारबाजी पे चलोगे, तो बच्चे को जाना पड़ेगा बिना क्वेश्चन किए। ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई ये मेरी तरह ही बने, या आगे बहुत सारी वॉर्स करे, जंग करे। ठीक है, और लो रिस्पॉन्सिव होते हैं क्योंकि राजा है, उतना टाइम बच्चे को दे नहीं पाएगा, और चीज़ों में बिजी है। स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने पेरेंट बच्चों के साथ। ठीक है, इन पेरेंट्स का बहुत कम बच्चे के साथ इमोशनली अटैचमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, और रिजिड रूल्स रखते हैं बच्चे के लिए, स्ट्रिक्ट, मतलब हम माननी ही माननी है हमारी बात। ठीक है, अफेक्शन और इमोशंस कम कनेक्टेड होते हैं ऐसे पेरेंट्स के, और डिसिप्लिन्ड है अपने बच्चे के लिए कि डिसिप्लिन में ही रहना है। समझ रहे हो, जैसे 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है। वो होते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन, जो स्ट्रिक्ट हैं पर इनका खुद उस चीज पे बच्चे के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन, हाई डिमांडिंग, बच्चे के लिए बहुत सारे रूल सेट है, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वो बच्चे को विदाउट क्वेश्चन करना हो, ऐसे पेरेंट्स। ठीक है, दूसरा है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं, दे एग्जिबिट हाई डिमांडिंग, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन उसके लिए इनका रिस्पॉन्स भी हाई होता है, ये उसके लिए काम भी करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस है तो ये खुद भी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज पेरेंट्स सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर।
academic achievement, but also warm, supportive and nurturing. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है बच्चे के साथ, वार्म भी है। ठीक है, सख्त भी है तो मतलब सॉफ्ट भी है। ठीक है, वाइल दे सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज, बहुत चीजों की रूल्स और बाउंड्रीज सेट कर देते हैं, पर कुछ चीजें अलाउ भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज पेरेंट्स ने बोला बच्चे को कि आप जंक फूड नहीं खाओगे, पर वीक में वन डे सैटरडे नाइट हम सब पार्टी करेंगे। ठीक है, और सैटरडे नाइट हम डिनर में सिर्फ जंक फूड खाएंगे बाहर से ऑर्डर करके। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब ये स्ट्रिक्ट भी है बट वार्म भी है। ठीक है, और ये बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशंस के पीछे के रीजन भी बताते हैं कि बेटा जंक फूड खाओगे बीमारियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दे टेल द चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है, ये ओपन कम्युनिकेशन करते हैं चीज़ों के बारे में अपने बच्चों से, और बच्चों को एंकरेज करते हैं बहुत चीज़ों के लिए। ये बच्चे को इजाज़त देते हैं कि वो अपने थॉट्स को, क्या वो सोच रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने कंसर्न्स को पेरेंट्स तक रख सके। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बच्चे को टाइम टाइम पे गाइड करते हैं और उन बच्चे का फीडबैक भी लेते हैं। ठीक है, बच्चे को पनिश नहीं करते हैं, फीडबैक लेते हैं। ये एक बहुत बढ़िया टाइप की पेरेंटिंग बोली जाती है, सही पेरेंटिंग है। ठीक है, इसको सबसे अच्छा चारों में से माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स इंडिपेंडेंस भी देंगे, ठीक है, पर डिसिप्लिन भी रखेंगे। वो कहते हैं ना एक बाउंड्री भी क्रिएट होनी चाहिए, तो वो है यहाँ पे। ठीक है, अब ये है इंडल्जेंट पेरेंटिंग। इंडल्जेंट पेरेंट्स आर मार्क्ड बाय, ये लो डिमांडिंग होते हैं बट हाई रिस्पॉन्सिव होते हैं। माँ का प्यारा बेटा, लाडला बेटा, वो दिखाते हैं ना इंडियन सोसाइटी के लड़कों के प्रति, जो लाडले, मेरा लाडला बेटा, लाडली बेटी, वो ऐसे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स को, इनको बच्चे से कम डिमांडिंग है। ठीक है, और हाई रिस्पॉन्सिव है। आगे से आगे बच्चे को चीज दे देनी, बहुत प्यार देना बच्चे को, ऐसे बच्चे अक्सर बिगड़ते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बच्चे 100% है, बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। कल को यही बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना प्यार दे दिया, इतनी चीजें दे दी, आगे से आगे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दे दिया, और बदले में डिमांड कुछ ज्यादा बच्चे से किया नहीं। तो ऐसी बहुत ये मतलब क्या बताऊं, ये मेंटेन करते हैं एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चे के साथ, पर डिसिप्लिन पे काम नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं सिखाते अपने बच्चे को। ठीक है, अच्छा एक मेरे स्कूल में हुआ था व्हेन आई वाज टीचिंग। एक बच्चा था, उसने कुछ गलत बिहेवियर किया था, आई डोंट रिमेम्बर अभी, दूसरे बच्चे को मारा था या कुछ बोला था। ठीक है, तो वो उसका ये बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, मतलब आए दिन कंप्लेंट आती रहती थी, तो हमने उसको मतलब प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़ा रखा था या कुछ ऐसा हुआ था। तो अगले दिन उसके पेरेंट्स आ गए थे, कुछ ज्यादा पनिश नहीं किया था, ना कुछ ज्यादा कहा था, समझाया था। थोड़ा सा पनिश करना पड़ता है कि बच्चा समझे। उसके पेरेंट्स आ गए अगले दिन, आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बच्चे को खड़ा करने की, मैं फिर आपके बच्चे की हिम्मत कैसे हो गई बाकी बच्चों को बोलने की। अब देखो, वो थे मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगी, पर थे एक कास्ट से। ठीक है, और उस कास्ट में मैंने जितना देखा है वो रहते हैं उस तरह से कि भाई हमारा बेटा है। ठीक है, एक ही बेटा था उनका, बाकी दो बेटियां थी, और बेटा सबसे छोटा था। इतना सर पे चढ़ाया हुआ था उन्होंने कि मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा देगा, कुछ बोल नहीं देगा, और मेरा बच्चा किसी के साथ कुछ भी करे, औरों के बच्चे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे बच्चे। फिर अब हम भी टीचर्स हैं, घर परिवार हमारे भी हैं, फिर तो हम ऐसों को तो नौकरी जाए साइड में, ऐसे पेरेंट्स को पहले देखते हैं। आ गई बाकी टीचर्स भी, तो बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया था शुद्ध हिंदी में। और पर उन्होंने वो सेशन खत्म होने के बाद अपने बच्चे को निकाल लिया था उस स्कूल से, क्योंकि बातें जो है ज्यादा आगे बढ़ गई थी। उनको चाहिए था टीचर्स दब के रहे, हम पैसा फेंकेंगे पर जो है हमारे बच्चे को कोई कुछ ना बोले। तो पैसा बाद में, बाकी बच्चे भी बच्चे हैं। तो ये मतलब इंडिया में ना लड़कों के लिए बहुत कॉमन टाइप की पेरेंटिंग हो गई है, जो सबसे गलत है।
पेरेंट्स को अपने बच्चे को नो बोलना आना चाहिए। ये वही पेरेंट्स हैं जो समय से पहले अपने बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा देते हैं, आगे से आगे चीज ला देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस मैं थोड़े अपने इमोशंस को काबू करके टॉपिक पे आगे बढ़ूंगी। ये है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग और अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। अब इनका बता देती हूँ। इनकी कोई बच्चे से डिमांड भी नहीं है, खास कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं ना जनरली, सब नहीं कुछ ही बोलूंगी, ठीक है, उनके सेलिब्रिटीज वगैरह के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, वो बिना बच्चे को खास टाइम देते हैं, माँ बाप अपना अपनी लाइफ में बिजी है, अपना कमा खा रहे हैं। ये इन बच्चों को जनरली नैनीज संभालती हैं। पेरेंट्स से बच्चा दो दो तीन तीन दिन बाद मिल रहा है, कई बार महीने 2 महीने बाद मिल रहा है। ये बच्चे का खर्चा पूरा उठाते हैं, ठीक है, बट उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, और कोई ज्यादा सेट एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है इनकी बच्चों से। बच्चे भी अपनी लाइफ में जो मर्जी करें, ठीक है। इनका काम होता है बच्चे को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, घर देना, पैसे देना, खाना देना, ठीक है। अपब्रिंगिंग ये नहीं करते हैं, ठीक है। ये जनरली नैनीज के भरोसे जो होती हैं, नैनी मतलब केयर टेकर ऑफ द बेबी, बच्चे के जो केयर टेकर होते हैं उनके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये बच्चे बहुत लोनली फील करते हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर सबसे कम होता है, सेल्फ स्टीम कम होता है, एंजाइटी होती है इनको, ये आइसोलेटेड फील करते हैं, डरे डरे होते हैं। इस तरह के बच्चे ये होते हैं। इनका एकेडमिक्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है जनरली, क्योंकि ये इमोशनली और सोशली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में पर्सनल इश्यूज रहते हैं, ठीक है। इस टाइप की पेरेंटिंग ये है। तो आई होप क्लियर होगा। मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट आपको समझाने के लिए। ये 1 2 3 4 है, ये चौथे पे ना 3 3 लिख दिया है, ये 4 है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस मैराथन को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एंड आपको ये मैराथन सीरीज कैसी रही मुझे बताइएगा। अगर आप सब इसको प्यार देंगे मैराथन सीरीज को, तो ही आगे पेपर 2 3 4 के लिए कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज कोई फायदा है नहीं अगर आप सबको समझ नहीं आया तो। सो एक कमेंट आपको ज़रूर करना है, आगे आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हो, आपको पसंद आया सेशन या नहीं आया। बाकी पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।